ठीक है, तो धीमे धीमे ये धोबी का कुत्ता बन रहा है। और अगर बात देखिए इसमें, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि आप किसी भी अपने पड़ोसी के साथ किसी भी तरह का युद्ध नहीं कर सकते, उससे किसी भी तरह की दोस्ती नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं है किसी भी तरह के वॉर में या किसी भी तरह की बातचीत में अपने अगल बगल के पड़ोसियों के साथ। तो ये सारी बातें हमने देख ली थी। तो ये एक तरह से अगर जब भी बात की जाएगी कि डिमेरिट्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, तो आप किसकी नजर से देखोगे? आप उस भारतीय राजा की नजर से देखोगे कि उसने क्या क्या खोया। और जब भी बात की जाएगी मेरिट्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस की, तो आप किसकी नजर से देखोगे? अंग्रेजों की नजर से, कि हमने इस संधि करवा के हमने क्या क्या पाया। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी आंसर लिखने में कि हम क्या लिखे क्या छोड़े। क्लियर है सभी को? सर रिप्लाई कर दो भाई। यस सर, क्लियर है। सर हाँ पूछिए। सर ऐसा भी कहा जा सकता है क्या कि सब्सिडरी अलायंस की वजह से ही बाद में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ? हाँ बिल्कुल, मैंने वही तो समझाया आपको। भैया आप मैं एक पे कंफ्यूज। टैक्स नहीं मारोगे, एक व्यापारी बैठा है सब्जी लेके, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, एक व्यापारी बैठा है उस पर टैक्स लग रहा है, तो उसकी सब्जी ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। तो जब महंगी हो जाएगी तो उसका सब्जी बिकेगा ही नहीं। 2 4 8 10 दिन वो सब्जी बेचेगा, उसका बोलेगा धंधा तो मेरा खराब हो रहा है, तो उसे धंधा ही छोड़ देगा वो। तो इससे ये हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। हमारा देश जो दुनिया भर का सबसे बड़ा व्यापारी देश था, वो धीमे धीमे उसकी खुद की फैक्ट्रियां खत्म हो जाएंगी। मतलब फैक्ट्री का मतलब उस समय कोई मशीन नहीं चल रही थी। फैक्ट्री मतलब हम बहुत बढ़िया हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, हम बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं कि मेटल क्राफ्ट बनाते थे, हम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते थे, हमारे जो कालीन है, हमारे जो सिल्क के कपड़े हैं वो बहुत दुनिया भर में मशहूर थे, हमारे जो पेंटिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशनल आर्ट वाले लोग थे, जैसे भाई राजा महाराजा जब पैसे वाला था, तो वो अपने शानो शौकत के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, उस टाइम व्हाट्सएप तो था नहीं, यूट्यूब था नहीं, तो वो म्यूजिशियन को रखते थे, वो नर्तकों को रखते थे। तो हमारा जो ड्रामा है, डांस है, ये सब भी बड़ा फ्लरिश हो रहा था। आपने सुना रखा है कि भाई अकबर के पास तानसेन था। ठीक है, तो तानसेन कौन था? गवैया था, गाना गाता था। अब अगर अकबर की जेब में पैसा ही नहीं होता तो तानसेन को रखता ही नहीं, क्योंकि उसके पास तानसेन को देने का पैसा ही नहीं था। तो धीमे धीमे हमारा जो आर्ट एंड कल्चर भी है वो भी डिटेरिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोकल राजा थे ये सब उनको सहेज के रखते थे, उनको अपने दरबार में नौकरी दिए थे, सबका घर चल रहा था अच्छा खासा। धीमे धीमे इनके पास पैसा ही नहीं बचा, तो हैंडीक्राफ्ट तो गया ही, बुनकर लोगों का तो काम धंधा गया ही। साथ में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, जो हमारा डांस ड्रामा था, जो हमारा ट्रेडिशन था, जो हमारे नाटक थे, जो हमारे कवि थे, जो हमारे संगीतकार थे, जो हमारे साहित्यकार थे, लिटरेचर वाले थे, ये सब धीमे धीमे इनका रोजगार खत्म हो गया। और जब इनका रोजगार खत्म हो गया तो ये अल्टीमेटली कहाँ गिरेगा? ये सभी लोग या तो वापिस किसानी में चले गए। अब ऐसा तो था नहीं सबके पास खेत था, तो वो क्या बन गए? खेतिहार मजदूर बन गए। दे ऑल बिकम आर लैंड लेबरर्स बन गए। तो जमीन पे जाके मजदूरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा गवैया था लेकिन अब मजदूरी कर रहा। और कुछ हष्ट पुष्ट थे, वो क्या बन गए? वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जाके सैनिक बन गए। कि भैया पहले हम बहुत अच्छा मेटल क्राफ्ट बनाते थे, लेकिन अब राजा ही नहीं रहा, राज दरबार ही नहीं बचा, उनके पास पैसे ही नहीं बचे, तो आज हम सैनिक बन के बैठे। तो इसने हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा उस समय की लोकल इंडस्ट्री, लोकल हथकरघा यानी हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ये सब चीज को खत्म कर दिया। ये सब चीज को खत्म कर दिया। और फिर हमारा देश सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बन गया। हमारे देश से जो रॉ मटेरियल से कच्चा माल है उसको जमीन से निकालते थे अंग्रेज, इसको ले जाते थे यूरोप में, वहां पे इनके पास फैक्ट्रियां थी। ठीक है, स्पिनिंग मिल का आविष्कार हो ही गया था, और वहां से वो कपड़े बना बना के हमारे ही देश में बेचते थे। हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे और हमारे देश में पका माल यानी फिनिश्ड गुड जो है उसको ला के बेचते थे, और फिर हम उसको 2 गुने 3 गुने 4 गुने रेट में खरीदते थे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो हम देख रहे हैं आखिरी जो पॉलिसी है उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाम से यह भैया इस देखो, इसके पहले जो पॉलिसी है उसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। नाम बड़ा अच्छा था, सहायक संधि, हम आपकी सहायता करना चाहते, सुनने में भी अच्छा लगा। इस सहायक संधि से इन्होंने इतनी अच्छी हमारी सहायता की कि धीमे धीमे हमारे सारे राजा रजवाड़े इनके कठपुतली हो गए, इनके पपट हो गए। इनके कहने पे सोते थे, इनके कहने पे बैठते थे। जब ये 40-50 साल ये खेल चला, तब तक हमारे
देश में सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर बची थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो एक तरह से देश को पाल रही थी, या वो जताती थी कि हम आपको सर्व कर रहे हैं, हम आपको पाल रहे हैं, हम आपको पोस रहे हैं। फिर एक व्यक्ति आता है, 27-28 साल का व्यक्ति रहता है, लेकिन बन के आता है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है। बाद में इसको इसी को कहा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1833 के बाद से जो व्यक्ति बन के आएगा उसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डी फॉर डॉक्ट्रिन, डी फॉर डलहौजी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत लाता है जो व्यक्ति, उसका नाम है डलहौजी। और डलहौजी का जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो है 1848 से लेकर 1856। डलहौजी 1848 से लेकर 1856, 8 साल ये व्यक्ति यहाँ पे रहा है। और इस व्यक्ति ने क्या काम किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने सबको कमजोर कर ही दिया था संधि साइन करवा के। इसने सोचा कि यार ये लोग जो पिछले 40 साल से हमारे अंडर में है, हमारा ब्रिटिश जो रेसिडेंट ऑफिसर है वो इनको डिक्टेट कर रहा है, इनके दरबार में बैठता है, धीमे धीमे हमने इनको इतना खोखला कर दिया है कि ये खुद की प्रोटेक्शन तक नहीं कर सकते हैं। तो डलहौजी ने सोचा ऐसे जितने भी रजवाड़े हैं मेरे पास जो मेरे अंडर में हैं, क्योंकि उस टाइम देखिए, उस टाइम जब डलहौजी आए थे तो हमारे पास 3 तरह के राज्य थे। भारत में 3 तरह के राज्य थे। एक राज्य थे स्वतंत्र राज्य, यानी इंडिपेंडेंट स्टेट। ये ऐसे थे जिनका इलाका काफी छोटा था, जिनके इलाके में ज्यादा कुछ खास मिलता नहीं था अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको छेड़ा ही नहीं कि ठीक है भाई, कोई तुम आदिवासी वाला कोई राज्य है, या फिर कोई हिली स्टेशन है, या फिर कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे रेत है, रेगिस्तान है, वहां अंग्रेजों को मतलब नहीं था। तो अंग्रेजों ने ऐसे प्रिंसली स्टेट को टच कभी नहीं किया। तो ऐसे प्रिंसली स्टेट क्या कहला? इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज देख रहे थे, अंग्रेजों को इनसे मतलब नहीं था। दूसरे जो प्रकार के राजे रजवाड़े थे उनमें से एक प्रकार है संरक्षित राज्य, इसे कहेंगे प्रोटेक्टोरेट। कि भैया हम आपको प्रोटेक्शन देके रखे, हम आपको क्या देके रखे? प्रोटेक्शन। तो आप लोगों को जब मैंने सब्सिडी लाइन साइन कराया तो मैंने सबसे पहला जो स्टेज बताया था उसमें ये था कि भैया राजा अंग्रेजों से मदद तब मांगता था जब उसको जरूरत पड़ती थी, और इस एवज में राजा उनको पे करता था। तो मतलब सिर्फ प्रोटेक्शन की बात है यहाँ पे। तो बहुत से ऐसे भी थे जो प्रोटेक्शन में थे, बहुत से ऐसे भी थे जो कि प्रोटेक्शन में थे। जैसे अवध की बात करूंगा, अवध ने भले भी सब्सिडी लाइन साइन की है, लेकिन अवध से भले ही इन्होंने रोहिलखंड का एरिया इससे छीन लिया था, पैसा पे नहीं कर पा रहा था, लेकिन अवध का जो नवाब था ना, वो एक अपने दम से बहुत कुछ काम कर सकता था। वो लखनऊ में बैठता था, और सबसे मेन दिक्कत क्या थी? रंजीत सिंह को लेकर दिक्कत थी, और नेपाल को लेकर दिक्कत थी। क्योंकि भैया नेपाल वॉर कब हुआ है? 1814 से 1816, जिसमें सुगौली की संधि देखी है। तो जो अवध वाला किंगडम था ना, उसके ऊपर नेपाल पड़ता था, इधर इसके वेस्ट में देखे तो रंजीत सिंह वाला एरिया पड़ता था, यानी सिख एम्पायर पड़ता था। तो इन्होंने अवध को कभी पूरी तरह एनेक्स नहीं किया, अवध को पूरी तरह अपने अंडर में नहीं किया कि नहीं भाई ये एक तरह का बफर स्टेट बने रहने दो, अभी जब कभी मौका आएगा तब देखेंगे। तो अवध एक तरह से प्रोटेक्शन में था कि ठीक है भाई, आपको जो करना है करिए अपने हिसाब से, बस आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। लेकिन मतलब फिर भी इनके पास थोड़ी ज्यादा स्वायत्ता है, इनके पास थोड़ी ज्यादा लिबरल, मतलब इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस है, कि अपना काम थोड़े स्तर पे कर सकते हैं। और सबसे बुरी स्थिति में जो राज्य थे उनको कहते थे डिपेंडेंट स्टेट, यानी डिपेंडेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? अधीन, आश्रित। ये मुझ पे डिपेंड है, ये मुझ पे नहीं, अधीन नहीं, आश्रित, आश्रित, आश्रित। हाँ, बहुत बढ़िया, आश्रित यानी डिपेंडेंट। अब इनके नाम से ही समझ रहे हो, आश्रय में है भाई। भाई आप हमको रोटी देंगे तो हम रोटी खाएंगे, आप कहेंगे तो हम सोएंगे। तो ऐसे बहुत से राज्य थे जो डिपेंडेंट हो गए थे, मतलब वो अंग्रेजों ही चला रहे थे, एक्चुअल में वो राज्य पूरा अंग्रेज चला रहे थे, बस नाम का वहां पे बैठा हुआ था एक राजा। जैसे बात करूं मैसूर की, मैसूर इज अ डिपेंडेंट स्टेट,
वॉज अ डिपेंडेंट स्टेट। मैसूर में नाम का वोडियार राजा था, मैसूर में किस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, किससे बात करेगा, किससे बात नहीं करेगा, मैसूर में कब कौन सा फेस्टिवल मनाया जाएगा, कब नहीं मनाया जाएगा, सब ये डिसाइड कर रहे थे। और जनता भी जान रही थी कि ये सारा मालिक कौन है, अंग्रेज ही है, बस कहने को वोडियार का राजा है। अब डलहौजी जब आया तो उसने बोला यार मुझे तो एरिया बढ़ाना ही है, मुझे क्या करना है, अपना एरिया बढ़ाना है। और तो डलहौजी ने बोला कि भैया स्वतंत्र को तो अपन टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्वतंत्र वाले राज्यों में अगर कोई खास बात होती तो वो भी अभी तक प्रोटेक्टोरेट बनी गया होता। अगर वहां पे कुछ खास चीज मिल रहा होता, चाहे वहां की जमीन फर्टाइल होती, चाहे वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते होते, चाहे वहां पे अच्छी लकड़ियां मिलती होती, तो वो अभी तक स्वतंत्र नहीं होता। खैर, तो ये दो जो थे ये अंग्रेजों के डायरेक्ट अंडर में थे। तो डलहौजी ने इन्हीं पे फोकस किया, डलहौजी ने इन पे फोकस किया। बोले यार इनको हमने समय के साथ कमजोर तो कर ही दिया, और डिपेंडेंट तो मेरा गुलाम ही एक तरह से डिपेंड है, आश्रित है। तो डलहौजी ने इन पे फोकस किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर कोई पूछा जाएगा कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कोई इंडिपेंडेंट स्टेट गया है, तो नहीं गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोटेक्टोरेट एंड डिपेंडेंट स्टेट। और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट कौन था? अगर डलहौजी से पूछा जाता कि ज्यादा आसानी में आप किसको एनेक्स कर पाएंगे, ज्यादा आसानी से आप किसको खा पाएंगे, तो डलहौजी बोलेगा यार आश्रित वाले को खाना आसान है क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में ही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे ज्यादा सॉफ्ट जो टारगेट था वो थे आश्रित स्टेट। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी लाया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई क्यों है? क्योंकि सब्सिडी अलायंस साइन करने के बाद जो राजे रजवाड़े थे बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, और डलहौजी ने इसी मौके का फायदा उठाया। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन से स्टेट ही एलिजिबल थे या किन स्टेट को ही लिया गया, तो उसमें आप लिखेंगे संरक्षित और आश्रित स्टेट को ही लिया गया। अच्छा, लेकिन भैया हमें कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए हमें कोई कारण होना चाहिए। जैसे दो लोग आपस में लड़ाई करते हैं और बहुत देर से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे, तो क्या बोल देंगे एक दूसरे को, दम हो तो तू हाथ लगा के दिखा। फिर वो दूसरा बोलेगा नहीं तेरे में दम हो, तू हाथ लगा के दिखा। मतलब चाह रहे हैं कोई किसी को टच करे तो हम मारे। बस यहाँ भी ऐसे था कि भैया कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए कि कल को जब 2021 में हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो डलहौजी को बुरा ना बोले, ये कहे डलहौजी के पास तो कारण था। डलहौजी ने क्या निकाला? डलहौजी ने एक तरह से जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन थे, मुस्लिम ट्रेडिशन की बात नहीं हो रही, हिंदू ट्रेडिशन की बात हो रही, क्योंकि उस समय तक जो मुस्लिम थे उनकी आबादी भी कम थी, और दूसरा अभी भी मुगल बादशाह है, अभी भी मुगल बादशाह है। अभी ऐसा नहीं कि मुगल की पोस्ट खत्म कर दी, मुगल बादशाह अभी भी है। और वो रहता कहाँ है? इलाहाबाद में, कड़ा में। इलाहाबाद आज तो कड़ा नाम का पूरा एक मोहल्ला ही है इलाहाबाद के अंदर, लेकिन कहता कहाँ है वो? इलाहाबाद में। तो अभी मुगल बादशाह को रिप्लेस तो किया नहीं है। तो भैया अगर इस्लाम के या मुस्लिम के पर्सनल लॉ में घुसेंगे तो शायद हो सकता था कि भाई दिक्कत हो जाता। तो डलहौजी ने क्या सोचा कि भैया हम हिंदू ट्रेडिशन में, या हिंदू ट्रेडिशन में अभी तक ये बात थी कि भैया कोई भी राजा है अगर उसको बच्चा नहीं होता, बच्चा सॉरी मतलब अगर उसको पुत्र नहीं हुआ, किसी भी राजा को अगर पुत्र नहीं हुआ, तो भैया ये कहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सुपर 30 में भी कहा गया है राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अगर राजा का बेटा नहीं हुआ है तो राजा क्या करता है? कई सारी शादियां करता है। फिर भी अगर हर उसकी रानी से उसको बेटा नहीं हुआ, किसी भी रानी से उसको बेटा नहीं हुआ, तब क्या करेगा राजा? बिना लड़के को तो मरेगा नहीं। तो राजा क्या करता था? गोद लेता था, किसी बच्चे को गोद लेता था, यानी अडॉप्ट करता था। क्योंकि भैया राज परिवार कौन देखेगा, ये राजा तो मर जाएगा, फिर अगला राजा कौन बनेगा? तो वो अडॉप्ट करता था, गोद लेता था। तो ये हमारे हिंदू धर्म में चला, सदियों से चला आ रहा था, अच्छी बात थी। डलहौजी ने बोला कि भैया जो मेरे पास दो स्टेट है, पहला कौन सा स्टेट है? डिपेंडेंट, और दूसरे कौन सा स्टेट है? प्रोटेक्टोरेट। अगर इन दो राज्यों में कोई राजा बिना लड़के के, बिना मेल चाइल्ड के मर रहा है, बिना मेल चाइल्ड के मरा, या अगर इनमें से किसी राजा का कोई लड़का नहीं है और उसने किसी लड़के को गोद लिया है, तो अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी केस बाय केस बेसिस, केस बाय केस बेसिस ये तय करेगी कि ये जो एडॉप्शन है, ये जो गोद लिया गया बच्चा है, क्या ये इस राजा का वारिस बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ा कठिन हो गया, समझा देता हूं फिर से। आप लोगों को पता होगा
कि भैया साहू जी महाराज की राजधानी क्या थी, कोई बताएगा? छत्रपति साहू जी की राजधानी क्या थी? सतारा। सतारा, बहुत बढ़िया। तो सतारा में कौन रहते थे? जो साहू महाराज के वंशज थे वो रहते थे, ठीक है, क्योंकि पेशवा तो पुणे में रहते थे। और 1818 में हमने देखा था कि मराठाओं के साथ जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसके बाद जो पेशवाई पद है वो खत्म कर दिया, और पेशवा को, जो आखिरी पेशवा था बाजीराव सेकंड, उसको भेज दिया कहाँ? बिठूर में। उसकी बात भी अपन करेंगे, पहले सतारा में चलते हैं। सतारा में ही शिवाजी के जो वंशज है उनका एक एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम रहता है शाहजी। शाहजी। अब आपका दिमाग ठनकना चाहिए कि शाहजी तो शिवाजी के पापा का नाम था, तो शिवाजी के पापा का नाम भी शाहजी था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला शिकार सतारा बनता है, तो उस समय सतारा का जो रूल कर रहा था उसका नाम भी था शाहजी। क्लियर होगी बात? अब शाहजी को लड़का नहीं था, तो उन्होंने एक लड़का गोद लिया। तो यह मेरे बात कौन? लड़का गोद लिया। तो जब ये जो सतारा था, ये सब सब्सिडी लाइन्स में साइन हो चुके थे भाई, पूरा मराठा इंपायर ही साइन हो चुका है, तो ये तो साइन होंगे, मतलब या तो ये डिपेंडेंट स्टेट रहा होगा या प्रोटेक्टोरेट रहा होगा, और यही दोनों को हम कब्जा करेंगे, डलहौजी खाएगा इनको। तो जब शाहजी ने बच्चा गोद लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने शाहजी को फरमान भेजा कि आपने बच्चा गोद क्यों लिया? तो उन्होंने बोला यार हमें बच्चा ही नहीं हो रहा है, और हमारे बाद अगला कौन बैठेगा इस सतारा गद्दी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला नहीं नहीं, हम अलाउ नहीं करते हैं, हम आपको अलाउ नहीं करते कि आप बच्चा गोद लो। तो शाहजी बोले क्यों अलाउ नहीं करते हो यार? हमारा हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि भैया बिना बच्चे के थोड़ी ना मरेंगे हम, यहाँ तक कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी चिता को आग कौन देगा? लड़का ही देगा, तो हमें लड़का तो चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला नहीं नहीं, हमारे अंडर में जो भी डिपेंडेंट और प्रोटेक्टोरेट स्टेट हैं, अगर वो बच्चा गोद लेते हैं तो उनको हमसे पूछना पड़ेगा, अगर हम परमिशन देंगे तभी बच्चा गोद लेंगे, और अगर हमारी बिना परमिशन के बच्चा गोद ले लेते हैं तो वो ये भूल जाएं कि उनके बाद उनका बच्चा उनकी जगह बैठेगा। वो ये भूल जाएं कि अगर मान लो अंग्रेज अभी आपको 50,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, तो ये भूल जाए कि उनका जो दत्तक पुत्र है या गोद लिया बच्चा है उसको भी हम पेंशन देंगे। तो यहाँ पे केस बाय केस बेसिस का यही मतलब है कि भैया ऐसे बहुत सारे राजे रजवाड़े थे जहां लड़का नहीं हुआ, तो कहीं कहीं राजा रजवाड़ों में अंग्रेजों ने अलाउ कर दिया, नहीं नहीं आपने बच्चा को जो गोद लिया बहुत बढ़िया है, लिए रहिए गोद, और हम इसको मान्यता दे रहे हैं, और कहीं कहीं उन्होंने मान्यता नहीं दी। यानी केस बाय केस बेसिस, फाइल बाय फाइल बेसिस ये तय करते थे कि किस डिपेंडेंट या प्रोटेक्टोरेट स्टेट में बच्चा गोद लिया गया, उसको मान्यता देनी है कि नहीं देनी है। तो सतारा जो है वो पहला विक्टिम बनता है, सतारा जो है पहला शिकार बनता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। वो मैंने आपको कहानी समझाई। एक कहानी लगे हाथ तो और देख लेते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए आखिरी पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड। बढ़िया, बाजीराव सेकंड आखिरी पेशवा थे। इनको हम आखिरी पेशवा इसलिए कह रहे हैं कि 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर खत्म होने के बाद पेशवा का पद खत्म कर दिया गया, और बाजीराव सेकंड जो है इनको भेज दिया गया कानपुर के पास एक जगह है बिठूर नाम की, वहां भेज दिया गया कि चलो भैया अब तुम बिठूर में रहो, तुम्हारी पेशवाई हो गई खत्म, अब हम तुमको देंगे पेंशन। शायद 50,000 रुपए पेंशन तय होती है कि आप जाइए बिठूर में रहिए, आपको वहां पे हम किला उला दे देते हैं, आप रहिए, आप शान शौकत से रहिए, आपको पेंशन मिलेगी। यानी पेशवा क्या हो गया? पेंशनर बन गया। ये जो बाजीराव सेकंड थे ये रह कहाँ रहे थे? कानपुर के पास बिठूर में। इनको भी कोई लड़का नहीं था, इन्होंने एक लड़का गोद लिया, इन्होंने एक लड़की को गोद लिया, अडॉप्ट किया। जिस लड़की को अडॉप्ट किया उसका नाम था नाना साहेब। क्या नाम था इसका? नाना साहेब। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली तो अंग्रेजों ने बोला नहीं नहीं, हम ये जो अडॉप्शन है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो बाजीराव सेकंड ने बोला क्यों नहीं करते हो यार एक्सेप्ट? अंग्रेजों ने बोला हमारी मर्जी, हम तो केस बाय केस बेसिस तय करेंगे। इसी बीच में क्या बाजीराव सेकंड मर जाता है, तो नाना साहब उसका बच्चा रहता है। नाना साहब अंग्रेजों को लेटर लिखता है कि जो पापा को पेंशन मिल रही थी, जो सुविधाएं मिल रही थी, मुझको दो, क्योंकि पापा के बाद तो मैं हूँ। तो अंग्रेज उसको मना कर देते नाना साहब को, भैया हम तुमको उनका बेटा ही नहीं मानते। नाना साहब बोलते ऐसे कैसे नहीं मानते यार, मैं उनका राइटफुल बॉय हूँ, चाइल्ड हूँ। तो अंग्रेज बोलते नहीं नहीं बेटा, आप गोद लिए हुए बेटे हो, और हमारे हिसाब से हम पेशवा का गोद लिए बेटे को नहीं मान रहे। हाँ,
आपके पापा की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें आपका हक होगा, लेकिन वो सारी सुविधाएं जो उनको एज अ पेशवा मिल रही थी, जो हम उनको दे रहे थे, वो हम आपको नहीं देंगे। तो जब 1857 की क्रांति होगी तो आपको नाना साहब का किरदार मिलेगा, और इनकी सहायता की थी टांटिया टोपे ने। ये नाना साहब इसीलिए भड़क गए थे कि यार तुम पेंशन नहीं दे रहे हो हमको, हमारे पापा को दे रहे थे। तो जो 1857 की क्रांति होगी उसका पूरा रायता यही आदमी फैला के गया है, डलहौजी। तो सबके अलग अलग रीजन है, किसी की पेंशन नहीं हुई। वहीं अगर झांसी की बात करने लगे हाँ, तो एक झांसी की देख लेते हैं। झांसी पे हमने देखा ये सब झांसी उसी जो है, ये सब जो मराठा थे ना, उन्हीं के सब परिवार के लोग थे। तो झांसी में हमने देखा कि जो लक्ष्मीबाई थी, उनके जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब मर जाते हैं तो उनको उस समय तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती, उनको कोई बच्चा नहीं होता, तो वो एक बच्चा गोद ले लेती है झांसी। तो भैया अंग्रेज उनको लेटर देते हैं कि भैया बच्चा कैसे गोद ले लिया आपने, क्योंकि हमारी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहती है अगर राजा बिना बच्चे के मर गया, अगर राजा बिना बच्चे के मर गया। देखो बिठूर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे बाजीराव ने अपने जीते जी बच्चा गोद लिया था। हम सतारा की बात करेंगे तो शाहजी ने अपने जीते जी बच्चे को गोद लिया था। लेकिन हम जब झांसी की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो व्यक्ति मर गया, उसने जीते जी किसी बच्चे को गोद नहीं लिया। बाद में लक्ष्मीबाई ने बच्चे को गोद लिया। लक्ष्मीबाई को लेटर गया कि भैया आप लोग मराठा हैं, मराठा के ही वंशज हैं, और अल्ट आप लोगों ने सब्सिडी लाइन साइन करके रखा है हमसे, अब हमारे डिपेंडेंट स्टेट है, तो एक काम करिए, राजा तो है नहीं आपका, और राजा के मरने के बाद आपने बच्चा गोद लिया है, तो हम इस गोद को नहीं मानते, हम इस एडॉप्शन को नहीं मानते हैं, और हमें अब झांसी चाहिए। झांसी आएगी हमारे अंडर में, हम इसको लैप्स कर ले रहे हैं, हम इसको व्यपगत कर ले रहे हैं। तो लक्ष्मीबाई ने क्या बोला, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लड़ गई वो, ऐसे कैसे झांसी छीन लोगे। तो 1857 की क्रांति में सबके अलग अलग रीजन है, वो रीजन हम समझेंगे, लेकिन जब हम उसको समझेंगे तो पुराना बैकग्राउंड ध्यान रखना। किसी के बाप का पेंशन नहीं मिला है, किसी का पति मर गया है तो उसके बेटे को नहीं माना जा रहा है, यही कहीं देखेंगे कहीं धर्म की बात भी आएगी। और ये जो आपने हिंदू धर्म में ये ट्रेडिशन को आपने डिस्क्रेडिट किया कि भाई आदमी अगर बिना बच्चे के मर रहा है तो वो बच्चा गोद नहीं दे सकता, तो इससे जो हिंदू धर्मावलंबी है, जो हिंदू ट्रेडिशन के लोग हैं, उनका भी दिमाग खराब होगा कि ये अंग्रेज, ये ईसाई हिंदू धर्म में क्यों घुस रहे, ये 7 समंदर पार के लोग आके हमारे धर्म को हमको सिखाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसमें यही बात कही गई है। आप देखिए कि भैया इसने क्या कहा इस व्यक्ति ने, राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई गोद लिया हुआ बच्चा है तो उसके पास उसके बाप दादा की जो प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकार उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तय कौन करेगा, अंग्रेज। और जो उसके बाप दादा की सारी मतलब उसके पिता की जो पावर थी, किस तरह वो गवर्न कर रहे थे, मान लो उनके पास कोई इलाका था, वहां पे उनका रूल चलता था, वो रूल वो पावर भी उस गोद लिए बच्चे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कौन तय करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, विथ केस बाय केस बेसिस। और क्या बोला, अगर कोई गोद लिया वो बच्चा है तो अपने पिता की, अपने जो राजा हैं, अब राजा पिता थे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही मालिक होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकता कि नाना साहब बोल दे कि मेरे पापा को जो पेंशन मिल रही थी वो तुम दो। हाँ झांसी में भी मराठा थे, मराठा मैंने बोला भैया मराठा बहुत बड़ा एरिया उन लोग कैप्चर करके रखे थे, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे लोगों को यानी छोटे छोटे ऑफिसर्स को सूबेदार जैसे रैंक में बैठा दिया था। अच्छा यहाँ पे एक बात और है, ऐसा भी नहीं कि कोई राजा मर जाए तो उसके मरने के बाद ऑटोमेटिक कोई और दूसरा व्यक्ति क्लेम कर दे। जैसे भाई झांसी में हमने देखा कि वो उसके पति मर गए और उसकी पत्नी यानी झांसी की रानी ने बोला कि नहीं ये जो बच्चा मैं इसको गोद लेती हूँ और यही बनेगा अगला राजा। तो ये सारी चीजें में ये उंगली लगाने लग गए, ये उंगली करने लग गए। और अभी भी डलहौजी का पेट नहीं भरा, ऐसे बहुत से राजे रजवाड़े थे जहां राजा था और उसका बच्चा भी था, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर डलहौजी ने दिमाग लगाया, डलहौजी ने बोला यार खाना तो मुझे सब है, पेट उसका बहुत बड़ा था। जैसे अवध की बात करेंगे, अवध में नवाब रूल कर ही रहे थे अवध के, अच्छा खासा रूल चल रहा था, उनका लड़का भी था, कोई दिक्कत नहीं, उनका लड़का भी था। अब डलहौजी ने क्या बोला, हाँ रवि पवार कह रहे भोसले गायकवाड़ सिंधिया होलकर ये सब मराठा ही थे, सब मराठा थे। मराठा मतलब मराठी बोलने वाले, मराठा मतलब मराठवाड़ा वाले, मराठा मतलब दक्कन प्लेटू के पश्चिमी हिस्से वाला जो प्लेटू है वहां वाले।
ये सब फिर पूरे देश में, जैसे मान लो आज हम भारतीय हैं, कोई अमेरिका में बस जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया में बस जाए, तो अल्टीमेटली यू ऑल आर इंडियंस ना। वैसे ये सब मराठा थे, बस एक हर जगह थे। तो डलहौजी ने नई चाल चली। ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि भाई बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा गोद लोगे तो हम तय करेंगे कि बच्चा तुम्हारा है भी कि नहीं, वो तुम्हारा लीगल हायर बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट डलहौजी ने क्या किया, दूसरा डलहौजी ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझाया। तो डलहौजी ने, जैसे मैं अवध की कहानी बता रहा हूँ, अवध की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अवध अच्छा खासा काम कर ही रहा था, अवध ने सब्सिडी लाइन्स भी साइन कर ली थी। अवध वो बेचारा पहला ऐसा शिकार था जिसको 1765 में इलाहाबाद की संधि से ही क्लाइव ने उसको निचोड़ दिया था। अवध में राजा भी था, राजा का बेटा भी था। ऐसा कोई टेंशन ही नहीं था कि राजा बनेगा तो बेटा कौन बनेगा, मतलब अगला राजा कौन बनेगा। अब डलहौजी ने बोला, अगला बुद्धि क्या लगाई, पहला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कैसे लूटना चाह रहा था वो, लड़का नहीं है तो हम लूट लेंगे तुम्हें। दूसरा उसने लगाया कुप्रशासन, इसे कहते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज हमारे देश में है भैया, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है आर्टिकल 356 के हिसाब से। अगर राज्यपाल लिख के देता है कि भैया पश्चिम बंगाल में जो है स्थिति सही नहीं है, तो जो धनखड़ साहब है वो लिख के देते राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अगर कंफर्म कर देंगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तब भी वहां पे क्या होता है, कुप्रशासन, कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही। तो डलहौजी ने ये नया कॉन्सेप्ट निकाला उस समय कि भैया अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि कोई भी डिपेंडेंट स्टेट या प्रोटेक्टोरेट स्टेट में राजकाज ठीक से नहीं हो रहा, कुप्रशासन हो रहा, वहां की जनता त्रस्त है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन हम उसको क्या कर सकते हैं, एनेक्स कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, लैप्स में कर सकते हैं, उसको व्यपगत कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि भाई हर राजा परिवार राजा का लड़का नहीं होगा। तो कुप्रशासन के नाम से इसने दो लोगों को खाया। पहला तो इसने खाया अवध को, दूसरा इसने खाया सिख को, सिख एम्पायर। सिख एम्पायर को भी यही बोल के खाया था कि भैया जो दिलीप सिंह नाम का लड़का है, ये छोटा सा है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, काम धाम संभाल नहीं पाता, ये हम ले लेते हैं अवध को। और अवध को जब उसने खाया था, तो अवध में जब हम आपको 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे लखनऊ से एक बेगम हजरत महल थी, उन्होंने क्रांति को लीड किया था। ये अवध के जो नवाब थे ना, उनकी पत्नी थी, और ये महिला लड़ गई अंग्रेजों से, झांसी की रानी से लड़ गई कि क्या मजाक बना के रखा है तुमने, हमारा पति जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है, और तुम बोल रहे हो कुप्रशासन चल रहा है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये लड़ गई थी, बताएंगे, सब भी कहानी बताएंगे। तो अभी तक आपने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में किस तरह उसने लैप्स किया। उसने दो तरीके निकाले। पहला तरीका ये, अगर राजा का कोई बेटा नहीं है तो हम उसको एनेक्स कर लेंगे, अगर राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसने अगर कोई बच्चा गोद लिया तो वो भी हम तय करेंगे कि ये बच्चा इसका लायक है कि नहीं, यानी इसका उत्तराधिकार बनेगा कि नहीं, इसका सक्सेसर बनेगा कि नहीं। और दूसरा रीजन ये था कि कुप्रशासन दिखा के एनेक्स करना था। तो उसमें हम बहुत शाइनिंग एग्जांपल है सिख एम्पायर और अवध का एम्पायर। और इसमें एक और आप डाल सकते हैं, नहीं बस ये दोनों बहुत शाइनिंग है, सिंध को नहीं डालेंगे, सिंध में ज्यादा उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लड़ाई नहीं। तो अभी तक की कहानी क्लियर है सभी को? जी सर। तो जब इन लोगों ने ये इलाके हड़पे तो क्या किया होगा, जब इन्होंने सिख एम्पायर हड़पा तो क्या किया था, कमिश्नरी बनाई थी। जब सिंध को हड़पा तो क्या किया, कमिश्नरी बनाई। कमिश्नरी मतलब वहां पे चीफ कमिश्नर नाम का एक बड़ा अधिकारी बैठेगा। टू एग्जाम्पल, अवध एंड सिंध, सिख एम्पायर, हाँ, अवध एंड सिख एम्पायर। तो इन्होंने क्या किया, जिस भी इलाके को हड़पा उसको कमिश्नरी बना दी, वहां पे एक चीफ कमिश्नर का पोस्ट बना दिया, और उसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल कर दिया कि भैया जैसे सिख एम्पायर की बात की, तो सिख एम्पायर के पास क्या पड़ रहा है, पास में क्या आ रहा है, सिख एम्पायर के पास सिंध के पास क्या आ रहा है, तो लाहौर से कंट्रोल करने लग गए, सूरत से कंट्रोल करने लग गए, सूरत में इनका छोटा सा हेडक्वार्टर था। अगर जैसे मैसूर को इन्होंने हड़पा तो मैसूर के पास क्या था, बॉम्बे वाले उसमें
प्रेसिडेंसी में इसको मिला दिया, भैया यहीं से देखो एक चीफ कमिश्नर बैठेगा। जैसे आज एमपी स्टेट की बात करें तो हमारे पास 10 संभाग है, 10 कमिश्नर हैं, ठीक है। अब रीजन देख लेते क्या कारण रहे होंगे, उसने ऐसा क्यों करना चाहा। तो पहला, सबसे पहला रीजन क्या है, जमीन चाहिए उसको, अपना एरिया बढ़ाना है उसको। यस सर नो सर वाली कहानी नहीं करने की, कहने को राजा है तो कब पूछना तो पड़ेगा, राजा साहब हम ये कर ले। उसको ये सब चाहिए ही नहीं था। उसने क्या किया, हटाओ सब राजाओं को, पूरा इलाका हड़पो। अभी तक नेपोलियन भी नहीं रहा, फ्रांस भी लगभग कमजोर हो चुका है, ठीक है। और एंग्लो अफगान वॉर में इनकी सीमाएं सीधे अफगानिस्तान से लग रही हैं, अफगानिस्तान में इनका पिट्ठू बैठा हुआ है अंग्रेजों का। तो ये सोच रहे थे अब धड़ाधड़ खेला जाए। डलहौजी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा था। और इसी बीच में क्या हो रहा था, जो यूरोप है ना, यूरोप में जो लोग हैं वो इनसे नाराज हो गए थे, या ब्रिटेन से नाराज हो रहे थे। ब्रिटेन का एक तरह से कह लें कि डिसक्रेडिट हो रहा था वहां पे। उसकी कहानी कोई और है, कभी और बताऊंगा मैं। तो डलहौजी ने सोचा कि यार हमें भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत में पैसा लगाना चाहिए। तो डलहौजी का एक रूप और हम देखते हैं कि इसने यहाँ पे रेलवे बनवाई, इसने यहाँ पे इरिगेशन की नहरें बनवाई, इसने यहाँ पे पोस्टल डिपार्टमेंट बनवाया, इसने यहाँ पे टेलीग्राफ लाइन डलवाई। डलहौजी ने यहाँ पे कॉलेजेस बनवाए, डलहौजी ने यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनवाए, डलहौजी ने यहाँ पे जिसे हम कहते हैं यूरोपियन लाइन्स में ट्रेन किया हमारी पूरी आर्मी को। बहुत कुछ डलहौजी ने भी किया, उसने डेवलपमेंट काम बहुत सारे किए। और डलहौजी की डलवाई हुई ट्रेनें आज भी चल रही हैं, आज भी पटरियां वैसी ही हैं। बस हमने जो लकड़ी का स्लीपर वो लगा था नीचे स्लीपर, उसकी जगह हमने सीमेंट का स्लीपर कर दिया, लेकिन बाकी सारे पैमाने डलहौजी वाले ही चल रहे हैं अभी भी। तो इसके दो कारण, पहला था दो कारण थे अपने एरिया को बढ़ाने के। पहला था स्ट्रेटेजिक कारण, रणनीतिक कारण, कि भैया हमारे चारों ओर एरिया बड़ा हो जाए, और जिससे क्या कि भैया हम एक बड़े सुपर पावर के लिए की तरह जाने चाहें, अफगानिस्तान भी हमसे डरे, रशिया भी हम पे अटैक ना करे। और दूसरा, डलहौजी को लगा कुछ ऐसे राजा हैं जो कि बेकार काम कर रहे हैं, तो जनता की नजर में अच्छा बनने के लिए उन राजाओं को हटा दो, जनता की गुडविल मिलेगी। अगर व्यावसायिक कारण देखें तो भैया पूरा पूरा कच्चा माल इनको चाहिए बिना टैक्स के, इन्हें बड़े बड़े मार्केट चाहिए। पहले तो ये था कि भैया दुनिया भर में ये माल बेचा करते थे, लेकिन धीमे धीमे इनको लगा कि जो भारत के लोग हैं यहाँ पे भी माल खपा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से कपास ले गए, कॉटन ले गए ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से, वहां से शर्ट बनाई, कपड़े बनाए, धोती बनाई और यहाँ लाके बेचे। तो व्यावसायिक भी रीजन इनके पास थे कि कच्चा माल का पूरा एकाधिकार हो जाएगा, जो चाहे वो निकाले, कोई रोकने वाला नहीं है। जितने चाहे उतने जंगल काटे, जितने चाहे उतनी खदानें बनाए, उतना कोयला निकाले, जो करना है वो करे, कोई रोकेगा नहीं। दूसरा, हम हमारा जो कच्चे माल से हमने जो फिनिश्ड गुड बनाया उसको हम बेचेंगे यहाँ पे। और स्ट्रेटेजिक कारण ये है कि हमारा एरिया बढ़े, हमारी डिफेंस बड़ी हो जाए, हम लोगों की नज़र में अच्छा अच्छा करें, अच्छा बने। वो सब इनकी बातें, सब कहने की बातें। तो ये था डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इनमें शिकार देख लीजिए, पहला शिकार कौन बना, सतारा। इसकी कहानी मैंने आपको बता दी है, शाहजी वाली। जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर जो है ये बुंदेलखंड वाले इलाके में पड़ता है, बुंदेलखंड। संभलपुर उड़ीसा में पड़ता है। भगत ये पंजाब में पड़ता है, हिल स्टेशन था ये। उदयपुर आप जानते हैं राजस्थान में है। झांसी आप जानते हैं लक्ष्मीबाई वाला यूपी में है, ठीक है। नागपुर, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो इस तरह इसने क्या किया, बहुत बड़े एरिया में इसने अपना एरिया एक्सपेंड किया और उन्हीं लोगों को पकड़ा जो पहले से इसके डिपेंडेंट थे या फिर पहले से इसके क्या प्रोटेक्टोरेट स्टेट थे। अच्छा, ये जो अंग्रेज थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जस्टिफाई भी करते हैं कि अगर अंग्रेजों ने इतने बड़े इलाके को अपने अंडर में नहीं लिया होता तो आज भारत में कश्मीर जैसी समस्या या हैदराबाद जैसी समस्याएं बहुत सारी होती। बहुत सारे देश में कश्मीर होते, बहुत सारे देश में हैदराबाद होते। हैदराबाद आज का हैदराबाद नहीं, आज़ादी के समय हैदराबाद ने बड़ा तांडव मचाया है, पढ़ाएंगे वो भी उसने क्या कांड किया था। तो ये कहते हैं कि अगर डलहौजी ने सबको एक साथ यूनाइट नहीं किया होता तो आप भारत देश में आज बहुत सारे कश्मीर होते, भारत इंटरनली इतना फ्रेगमेंटेड होता कि ये अपने आप में ही खत्म हो जाता। तो ये एक लाइन लिखी है कि हिज टेरिटोरियल एक्विजिशन ट्रांसफॉर्म द मैप ऑफ इंडिया हैड ही नॉट एक्वायर्ड दिस टेरिटरीज। अगर वो इन जमीनों को नहीं हथियाता, नहीं कब्जा करता, देन मैनी मोर हैदराबाद, जामनगर एंड कश्मीर लाइक क्राइसिस। अगर ये इन जमीनों को नहीं हथियाता तो कई ज्यादा हैदराबाद, जामनगर और कश्मीर जैसे मुद्दे, ऐसी दिक्कतें हमको फेस करनी होती। हम जब आजाद होते थे हुए थे उसके बाद इमीडिएटली हमें ऐसी समस्याएं
और ज्यादा फेस करनी पड़ती। तो ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कहानी। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे? हाँ सर। यस सर। ये हिंदी में जो अवधि लिखा है ये अवध है। मैंने सवाल पूछा है आप लोगों से, which of the following state became the first victim of British subsidiary alliance? ठीक है, वो कौन सा राज्य था जो सबसे पहले सहायक संधि का शिकार बना? तो इसमें आपका सही जवाब रहेगा हैदराबाद। ध्यान रखो अवध नहीं होगा। 1765 में क्लाइव ने जो किया वो सब्सिडियरी अलायंस जैसा ही था, लेकिन वो सब्सिडियरी अलायंस नहीं था, टोटली सब्सिडियरी अलायंस नहीं था। हैदराबाद फर्स्ट विक्टिम बनता है और वेलेज़ली हैदराबाद को अपने घेरे में लेते हैं। 1798 में ये कांड कर देता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या रहेगा? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन दे। इसमें दो स्टेटमेंट है। हैदराबाद में निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के समय अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन यानी सहायक संधि में प्रवेश किया, और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है अवध ने शुजाउद्दौला के तहत अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला। शुजाउद्दौला के समय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी और इलाहाबाद की संधि में कुछ ऐसे क्लॉज थे जो कि हमें वेलेज़ली की सहायक संधि में दिखते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि वो जो अवध है उसने 1765 में शुजाउद्दौला के अंडर में ये संधि को साइन किया था, क्योंकि जब आई ही 1798 में है, वेलेज़ली को हम उसका जनक मान रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो 1765 में कैसे वो साइन कर लेगा? ठीक है, इसका राइट आंसर है ओनली 1।
तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो ठीक, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.